व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39, जिनको शर्तों के अनुसार बांटा जाता है। तो इसकी शर्त क्या रहती है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वही व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जैसे मैंने का लिया है, का को जब ओपन करोगे तो इसमें छोटा अ नाम का स्वर छुपा रहता है। जरा धीरे मोशन में बोल के देखो, क क तो का एक जो वर्ड मिला है मुझे, और यही मेरे साथ इसके साथ क्या लगा हुआ है, स्वर। ठीक है, इसको मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किया हुआ है कि किस किस पार्ट में बटेगा। तो इसे स्पर्शी व्यंजनों के हिसाब से मैंने बताया कि इसकी संख्या 25 होती है। ठीक है ना, 25 होती है। फिर मैंने इसको फंडामेंटल यानी इसको बोला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसको ट्रिकली लिया था कि कंता मूदो के नाम से दिया हुआ है, ऐसे कंता मूदो संद्वे आ। इसको जब एक साथ बोलोगे तो कंता मूद ओ संद्वा, कंता मूद ओ संद्वा। ठीक है ना, ये नाम दिया हुआ है। तो मैंने इसको डिवाइड किया ओ तक, का से लेकर ओ तक को इसको लिया मैंने, जो कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो कंठ का मतलब होता है कंठ है या फिर कंठ बोल सकते हैं। ता का मतलब होता है ताप या फिर ताला भी बोल सकते हैं। मुंह का मतलब होता है मूर्धन या फिर मुंह बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, ता का मतलब दंत होता है, और ओ का मतलब ओष्ठ या फिर ओठ से होता है। प्रत्येक कंठ वर्णों की संख्या 5 होती है स्पर्शी व्यंजन में। स्पर्शी व्यंजन में कंठ वर्णों की संख्या 5 होती है, तालु वर्णों की संख्या 5 होती है, मूर्धन वर्णों की संख्या 5 होती है, और दंत वर्णों की संख्या भी और ओष्ठ वर्णों की संख्या भी 5 होती है। प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का पांचवा अक्षर, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का अनुनासिक क्या होता होगा, अनुनासिक व्यंजन होगा। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है कि ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। बात समझ आ रही है, ये नाक और मुंह दोनों से ही बोला जाता है। ठीक है, महाप्राण पहचानने के लिए मैंने आपको एक शब्द बताई थी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला से आप इसे चेक कर सकते हो, क्योंकि मां को छोड़कर बाद बाकी में एच जुड़ता है पीछे। अच्छा ये हाँ है, हाँ तो सब में एच लगेगा, इसमें सब में एच लगेगा। ठीक है ना, तो दूसरे और चौथे अक्षर में सभी में एच जुड़ता है। एच का मतलब है कि हवा ज्यादा निकलते हैं। बात समझ आ रही है, कि हवा ज्यादा निकालते हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, महाप्राण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इनकी शर्तों को मैंने अलग से डिवाइड किया हुआ है। अघोष में सघोष, सघोष जो होता है उसको हम घोष नाम भी कहते हैं। ठीक है ना, अल्पप्राण और महाप्राण, प्रत्येक वर्ग की एक चीज ले लो, एक सघोष ले लो या फिर अघोष ले लो, एक अल्पप्राण ले लो या फिर एक महाप्राण ले लो। तो मैंने क्या किया है, एक लिया इसमें से अघोष। अघोष जो होता है स्पर्शी व्यंजनों का पहला और दूसरा नंबर अघोष कहलाता है। जब पहला दूसरा अघोष कहलाता है तो बच कितने गए, कौन कौन से बच गए, 3 4 5, जो क्या होते हैं, सघोष। ठीक, अल्पप्राण क्या होता है, अल्पप्राण में पहला तीसरा और पांचवा, स्पर्शी व्यंजनों का पहला तीसरा और पांचवा नंबर जब लिया जाता है तो वो अल्पप्राण कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अब जो बच गए हैं वो हमारे महाप्राण। ठीक है ना, जो बच गए कौन कौन से हैं, 2 और 4। इनका मतलब क्या होता है, अघोष का मतलब वो होता है जो मुख से बोलते समय जिन वर्णों को मुख से बोला जाता है स्पर्शी व्यंजनों का, वो कंपन नहीं करते। वे वर्ण जो कंपन नहीं करते हैं वही क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। अघोष कहलाते हैं। बात समझ आ रही है। सघोष का मतलब क्या होता है, बोलते समय वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सघोष। और अल्पप्राण क्या होता है, जब बोलते समय मुख से हवा कम निकलती है, जिन वर्णों को बोलते समय मुख से हवा कम निकलती है स्पर्शी व्यंजनों में, वो क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है ना, हवा का मतलब होता है प्राण से, किसका मतलब होता है, प्राण से। महाप्राण का मतलब होता है जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय मुख से हवा ज्यादा निकलती है, वो क्या कहलाता है, महाप्राण। बात समझ में आ रही है। इनके बाद मेरा ओष्ठ पे खत्म हुआ है, ओष्ठ के बाद क्या लगा हुआ है, कहां गया, कहां गया, अच्छा यहाँ पे है, अंतस्थ व्यंजन पे। जब हम लोग अंतस्थ व्यंजन पे आए हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, यानी ये 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है, य व
रल, यव रल। लेकिन ये शर्त के अकॉर्डिंग नहीं है, कि हमारे अकॉर्डिंग हमने ऐसा बनाया है कि इससे हमारा आंसर क्लियर देगा, ठीक है ना। जो यावा होते हैं ये दोनों ही व्यंजन वो सॉरी यड़ संधि और अया संधि में लागू होते हैं। इनकी शर्त क्या होती है, जब यावा के आगे आधा अक्षर आता है तो वो यड़ संधि में जाएगा, और यावा से पहले कोई पूरा अक्षर आता है तो वो अया संधि में जाएगा, ठीक है ना। या जो होता है ई और अ, इनको बोलते समय जब आप देखो इनका बीच में ऐसा लगेगा कि छोटी ई और छोटा आ निकल के महाराज, वह बोलते समय ऐसा लगेगा ये छोटा ऊ या फिर आ निकल के आ रहा है। इन दोनों के मैंने नाम दिए हुए हैं, ई और आ का नाम दिया हुआ है कंठे तालु, क्योंकि आ और आ के मैच से जो बनता है वो कंठे बनता है, ई और ई के मैच से जो बनता है वो तालु बनता है, ऊ और ऊ के मैच से जो बनता है वो कोष्ठक बनता है। इसलिए ई और आ का जब मैच हुआ है वो कंठे तालु बना है, ऊ और आ का मैच हुआ है वो कंठोष्ठक। ज्यादा समझ में आया। रा का नाम होता है लुंठित और ला का नाम होता है पालतू। लुंठित का मतलब होता है कि बोलते समय बगल से हवा निकल जाती है, लुढ़क आती है। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कने से, जब हवा बगल से होकर लुढ़क जाती है वो लुंठित कहलाता है। जब कंपनी कर जाता है जबान पर वो पार्श्व कहलाता है। या वा जो होते हैं वो अर्ध स्वर होते हैं। या और वा क्या होते हैं, अर्ध स्वर। क्यों, क्योंकि ये कभी स्वर का काम करते हैं कभी व्यंजन का काम करते हैं। जैसे या जो है मेरा व्यंजन है तो ई और आ स्वर है, इसलिए कभी स्वर कभी व्यंजन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। उसके बाद जो अगला जो व्यंजन है उसमें या संघर्षी, इनको हम गर्म व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, जिनका नाम है स, छोटा सा, मध्य का सा और बड़ा सा ह। ये 4 होते हैं। इनको मैंने उठाया है तमुदक से। तमुदक जो हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट जो बना है तमुदक है। सा का मतलब, ता का मतलब होता है तालु से, मु का मतलब होता है मूर्धन से, दा का मतलब होता है दंत से और का का मतलब होता है कंठे से, ठीक है। सा जो है वो तालु वर्ण है। ये वाला सा पेट कटने वाला सा जो है वो मूर्धन है, जो बड़ा सा है वो दंत है। जो हा है इनके नाम जो है कंठ है, साकल्य और स्वरयंत्र, ठीक है ना। एक वीडियो क्लोज करो।